नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को हम बहुत विस्तार से देखेंगे। जो प्रश्न इस प्रश्न में पूछा है, इस प्रश्न पत्र में पूछा है, इससे संबंधित जितने भी और प्रश्न बनने की संभावना रहेगी इस प्रश्न की रिगार्डिंग, उन सभी फैक्टरों को हम एक साथ देखेंगे ताकि एग्जाम में एक प्रश्न हम छोड़कर ना आए। इसके साथ आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। सुखसर झील किसके समीप स्थित है? आपके पास ऑप्शन है नैनी, दमतल और रिवाल्सर और जुब्बल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिवाल्सर झील। यहाँ पर साथियों ध्यान देना है, जब भी आपको एग्जाम में सर नाम की जितनी भी झीलें आएगी तो आपने उत्तर देना है मंडी, क्योंकि 80% सर नाम की झीलें मंडी में स्थित हैं। अगर हम एक एक झीलों को देखेंगे तो वो झीलें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे सुखसर झील, लीलासर झील, कदालसर झील, डवारूसर झील, कलासर झील, पराशर झील और अंत में रिवाल्सर झील। पर यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी 2 से 3 झीलें जो सर नाम की हैं, जैसे नैनसर, सेवालसर और डायनासर। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप एग्जाम में इस तरह का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। इस प्रकार मैंने आपको इस प्रश्न के अंतर्गत 10 से ज़्यादा तथ्यों पर बात की है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सप्रून घाटी है। प्रश्न कहने का मतलब ये है इसमें कि सप्रून घाटी कहाँ है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दून और सप्रून घाटी कहाँ पर है। आपके पास ऑप्शन है सोलन, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोलन। हमें सबसे पहले ध्यान देना है, जब भी हमें दून घाटियों का नाम याद आता है तो हमें 4 घाटियों का पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि दून और सप्रून घाटी जो सोलन में है, क्यारदून घाटी जो आपके सिरमौर में है। अगर हम बात करें ऊना की, ऊना में है आपका जसवादून घाटी। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कांगड़ा में एक हल्दून नाम की घाटी है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बार बार कहता हूं मैं, इसमें भी इस प्रश्न के अंतर्गत भी मैंने आपको 4 तथ्यों बताने की कोशिश की। जब हम यहाँ पर सोलन की घाटियों का वर्णन कर रहे हैं तो हमें इसके अलावा 4 घाटियों का पता होना चाहिए जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सारसा घाटी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सारसा घाटी है इसको हम औद्योगिक घाटी के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक घाटी से हमें याद आता है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वो भी सोलन है। इसका तो अगली घाटी की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अश्वनी घाटी की, अश्वनी घाटी भी हमारी सोलन में पड़ती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए गंबर घाटी और कुनियार घाटी भी हमारे सोलन जिले में पड़ती है। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दास। अगर हम यहाँ पर बात करें पूर्व वैदिक काल की कुछ और जातियों के बारे में, जैसे कि दास, दस्यु और निषाद, इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से निवासी थे। क्रम में लगाएं, ऐसा के बाद प्रश्न आता है कि अगर आप अच्छे एग्जाम में बैठे हैं तो सबसे पहले आई हमारे पास यहाँ पर कोल जाति, जिसको हम मुंडा जाति के नाम से भी जानते थे। उसके बाद किरात जाति, उसके बाद नाग जाति, उसके बाद खस जाति कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया। आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, सिरमौर, महासू और काजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महासू। आपने ध्यान देना है, जब भी आपको एग्जाम में पांडवों से संबंधी कुछ भी पूछा जाए तो आपको 4 से 5 प्रश्नों का पता होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ काटा, तो आपको उत्तर देना है महासू। प्रश्न आ सकता है कि पांडवों की जो वाइफ थी द्रौपदी जी, उन्होंने अपना अंतिम शरीर कहाँ पर त्यागा था, तो आपको उत्तर देना है टांडी नामक स्थान पर। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौरवों की तरफ से हिमाचल प्रदेश का कौन सा राजा लड़ा था, तो आपको उत्तर देना है सुशर्मन चंद। और अंत में हमें यह पता होना चाहिए पांडवों के बारे में कि ऊना में एक गगरेट नामक स्थान पड़ता है जहाँ पर द्रोणाचार्यों की तपोस्थली थी। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में इससे बार आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न की ओर रुख करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अभी हमारा 15 तारीख से बैच बैठ रहा है, ठीक आज से 7-8 दिन बाद। ठीक है, अगर आप मेरे साथ इस तरह से ही एचपीजी के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, रीजनिंग और करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप मुझे वहां पर हेलो करके मैं आपको क्लास में एनरोल कर दूंगा। अब क्लास में डेमो क्लासेस देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ पढ़ना है या नहीं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी? आप पास ऑप्शन है मत्स्य नरेश, बेरची, द्रुगण, श्रृंगा ऋषि या श्रृंगी ऋषि, है ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेरची। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जब जब हमें किरात और आर्य राजा के युद्ध की बात याद आती है तब तब हमें दो राजा याद आने चाहिए, एक शंबर, दूसरा देवोदास। जो शंबर और देवोदास है इनके बीच में युद्ध हुआ था 40 वर्षों तक। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था कि जो राजा शंबर थे इनके पास यमुना नदी और ब्यास नदी के बीच में 99 किले थे। इसके पीछे इनका आपस में युद्ध हुआ। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए अंत में देवोदास की विजय होती है और शंबर को उद्ब्रिज नामक स्थान पर मारा जाता है। साथ ही साथ हमें जब जब हमें 40 वर्षों का युद्ध याद आता है तब तब हमें दशराग युद्ध का भी पता होना चाहिए। जो दशराग युद्ध था ये आर्यों के राजा, सीधा कहने का मतलब ये है कि आर्यों के 10 राजा के बीच में हुआ था और आर्य राजा देवोदास के पुत्र सुदास के बीच में हुआ था, जिसमें आपके देवोदास के पुत्र सुदास की विजय हुई थी। तो इस प्रकार हमें पता चला 40 वर्षों तक चलने वाला युद्ध जो शंबर और देवोदास के बीच में लड़ा गया, जिसमें शंबर की मृत्यु की गई उद्ब्रिज नामक स्थान पर। उसके साथ हमें ये भी पता चला कि एक दशराग युद्ध हुआ था जिसमें आपके आर्य के 10 राजा और देवोदास के पुत्र सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें आपकी सुदास की विजय हुई या सुदास की जीत हुई, है ना। यहाँ से बार आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। कैलूर का संस्थापक था। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा जटिल कर दिया गया है। अगर ये पूछा जाता है यहाँ पर कि जो कैलूर रियासत है इसके संस्थापक जो थे वो कहाँ से आए थे, है ना, तो आपके लिए प्रश्न कुछ आसान बनता। इस आपके पास ऑप्शन है मालागढ़, अंबाला, बुंदेलखंड, चित्तौड़। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई बार जैसे ये प्रश्न पूछा है ना, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछ जाता है कि जो मंडी के जो राजा थे, है ना, मंडी के जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे। तो आपने उत्तर देना है, सीधा मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो सेन वंश के जो राजा हैं वो कहाँ से आए थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए बंगाल से आए थे, है ना। साथ ही साथ हमें ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कई बार कि कुल्लू के जो राजा थे या कुल्लू के जो संस्थापक थे वो कहाँ से आए थे, तो आपको उत्तर देना है इलाहाबाद, प्रयाग से। इस प्रश्न के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इसके साथ अगर हम इस पर थोड़ी सी टिप्पणी और करें तो ध्यान देना है, वर्तमान में जिसको हम बिलासपुर कहते हैं उसको पहले कैलूर रियासत के नाम से जानते थे। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जिस प्रकार कैलूर रियासत का नाम है ठीक उसी प्रकार कैलूर की एक बोली थी जिसको हम कैलूरी के नाम से जानते हैं और इस कैलूर रियासत की स्थापना बीरचंद ने की थी। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, नॉलेजेबल लग रही है वीडियो आपको, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया? आपके पास ऑप्शन है मुशान वर्मन, हंस वर्मन, साइल वर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइल वर्मन। साइल वर्मन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो वर्मन की उपाधि दी गई है चंबा के राजाओं को, सबसे पहले वर्मन की उपाधि पाने वाला पहला राजा कौन था, तो आपका उत्तर होना चाहिए आदित्य वर्मन। अगर यहाँ पर जब आपके समक्ष पहला प्रश्न की बात उठी तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अंतिम वर्मन की उपाधि पाने वाला कौन सा राजा था, तो आपको उत्तर देना है गणेश वर्मन। और गणेश वर्मन एकमात्र ऐसा राजा था जिसको हमने वर्मन के बाद सिंह की उपाधि से भी नवाजा गया।
अब बात करते हैं साहिल वर्मन की। जब जब हमारे जहन में साहिल वर्मन की बात उठती है तो हमें पता होना चाहिए साहिल वर्मन एकमात्र ऐसा राजा था जिसने चंबा शहर की स्थापना की। अब आप सोच रहे होंगे जब चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो हमें ये भी पता होना चाहिए चंबा रियासत की स्थापना मेरू वर्मन ने की थी या मारू वर्मन ने की थी। साथ ही साथ एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा, जो चंबा नाम है ये साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर रखा गया। और यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। देखो मैं आपको एक साथ कितनी सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। और जैसे अब हमें चंपावती की याद आती है तो चंपावती के नाम पर एक मंदिर है जिसको हम चम्मेसणी मंदिर के नाम से जानते हैं, जो आपका चंबा में स्थित है, जिसकी स्थापना आपके साहिल वर्मन द्वारा ही की गई। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मंदिर पूछा जाता है जिसकी स्थापना साहिल वर्मन द्वारा की गई थी। उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें साहिल वर्मन की पत्नी की, जैसे अभी तक हमने साहिल वर्मन और साहिल वर्मन की बेटी चंपावती के बारे में बात की, तो हमें पता होना चाहिए साहिल वर्मन की पत्नी के बारे में भी। जो साहिल वर्मन की पत्नी से एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, वो प्रश्न है कि सुई मेला, जो सुई मेला है वो कहाँ लगता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए चंबा में। सुई मेले से एक प्रश्न और बनता है, जो सुई मेला है यहाँ पर केवल महिलाओं और बच्चों को जाने का अधिकार है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए सुई मेले के साथ साथ सुई गीत भी बहुत फेमस है जो चंबा में स्थित है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? समझ पा रहे हो आप, मैंने इस प्रश्न के बारे में इससे पहले भी बात की है तो हमें पता होना चाहिए, है ना। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, मगध, हरिद्वार, अंत में है प्रयागराज, है ना। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रयाग। जब हमें कुल्लू की याद आती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो कुल्लू रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? वहिंगम मणिपाल ने। और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए जो कुल्लू रियासत है यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत थी, है ना। तो आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहली सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो आपको उत्तर देना है त्रिगर्त। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, एम.के. गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और कहाँ ठहरे थे? यह प्रश्न कुछ इस तरह से होगा, एम.के. गांधी ने 1921 में जब पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला आए तो वो कहाँ रुके थे? तो आपके पास ऑप्शन है शांति कुटीर, पीटरहॉफ, ईदगाह मैदान और रोथनी कैसल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शांति कुटीर। जब कभी भी आपको एग्जाम में महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न मिलता है तो आपके जहन में 5 से 7-10 तथ्यों आने चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो प्रश्न बनता है 1921 में आए थे, ठीक है ना जी। और साथ ही साथ ये पूछा था कि कब कहाँ रुके थे, तो शांति कुटीर में रुके थे। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो महात्मा गांधी शिमला आए थे तो किससे शिमला आए थे? तो आपको उत्तर देना है जो शिमला कालका रेलवे लाइन में एक शिवालिक एक्सप्रेस नाम की रेल चलती है उसमें आए थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी बनता है कि अपनी बीबी के साथ वो कब आए थे? तो आपको उत्तर देना है 1931 में। अब आपको ये पता चला कि महात्मा गांधी पहली बार 1921 में आए, तो यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि अंतिम बार महात्मा गांधी कब आए थे? तो आपको उत्तर देना है 1946 में। अब देखो 1946 में आए थे, पहला और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जिस प्रकार आपको पता चला कि प्रथम बार जब आए थे तो वो शांति कुटीर में रुके थे, तो अंतिम बार का भी हमें पता होना चाहिए। तो अंतिम बार कहाँ रुके थे? वो चैडविक हॉल में रुके थे जो समर हिल के समक्ष है ना। आपने ध्यान देना है यहाँ पर, जब जब आपको चैडविक हॉल की याद आए तब तब आपको चैडविक झरने का भी याद आना चाहिए। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। पर अंत में एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा, जब जब आपको शांति कुटीर याद आए तब तब आपको ऑप्शन बी पीटरहॉफ भी याद आना चाहिए, क्योंकि पीटरहॉफ में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद यहाँ पर मुकदमा चला था। तो इस प्रकार आपको शांति कुटीर और पीटरहॉफ का पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें रोथली कैसल की, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार एहू अह्यूम को आया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं।
अगले प्रश्न से जाने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लग रहा है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन था? ठीक है ना, यहाँ बात की जा रही है धामी सत्याग्रह की। ठीक है ना, जो धामी सत्याग्रह है, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं ना, भागमल सोंठा, पद्मदेव, गुलाम रसूल, पृथ्वीचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भागमल सोंठा। अब देखो यार, बहुत आसान है ना। धामी गोली, गोली चलती है तो आदमी क्या होता है, भागता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, जब जब आपको धामी की बात आए या धामी गोली कांड की बात आए, तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जब गोली चलती है तो आदमी क्या होता है, भागता है ना। सोंठा मतलब सोठे से इसको रिलेट करो। ठीक है ना, जब गोली लगने की बारी आई तो उस धामी गोली कांड के जो प्रमुख नेता था भागमल सोंठा, उसने क्या कर दिया, उन सभी गोलियों को सोठे से रोक दिया। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको याद रखना है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, 4 मुख्य सत्याग्रह या 4 मुख्य आंदोलन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। उनका नाम है PDPS। पी से मतलब प्रेम प्रचारणी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। डी से मतलब धामी गोली कांड, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और डी मैंने क्या कहा, PDP। पी से मतलब पजौता आंदोलन, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और इसके प्रमुख आपके पास थे वैद सूरत सिंह। क्या नाम था, वैद सूरत सिंह। ठीक है, और अंत में अगर बात करें PDPS, एस मतलब सुकेत सत्याग्रह, जो 1948 में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था पंडित पद्मदेव। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक बार दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जड़ पाए जाते हैं, जो जड़ है, ये मत सोचना कि ये जड़ है लिखा हुआ। ठीक है ना, ये जड़ लिखा है। ठीक है ना, जो जड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या चीज़ है। ये आपके पास एक जाति है। ठीक है ना, और ये पांगी में पाई जाती है। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ये किस धर्म को संबंध रखती है या ये किस धर्म से संबंध रखती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। ठीक है ना, इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। शिमला का गेयटी थिएटर इस वर्ष में खुला था, है ना। प्रश्न कहने का अभिप्राय ये है कि कब गेयटी थिएटर खुला था। ये हुआ था 1887 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बकरमाला उत्सव प्रदेश में किस जिले में प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है ना, कांगड़ा, शिमला, चंबा और मंडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंडी। तो इस प्रकार आपको पता चला कि हिमाचल प्रदेश में जो बकरमाला है ये कहाँ का उत्सव है, मंडी का उत्सव है। अगर हम यहाँ पर मंडी के मेले की बात करें, जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, जैसे कि शिवरात्रि मेला हो गया है ना, और आपका नलवाड़ी मेला हो गया। ठीक है, जो नलवाड़ी मेला नहीं, ये नलवाड़ मेला है, वो ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने ये जान के इस तरह की बात की है। जो नलवाड़ी मेला है वो बिलासपुर में होता है, जिसकी स्थापना 1889 में W गोल्डस्टीनर ने की थी। ठीक है ना, अगर जब हम नलवाड़ी मेले की बात करते हैं तो साथ ही साथ हमें नलवाड़ मेले का पता होना चाहिए। ठीक है, जो नलवाड़ मेला है ये आपका मंडी जिले के सुंदरनगर में लगता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कौन से महीने में लगता है ये, तो आपको उत्तर देना है मार्च और अप्रैल। हो सकता है कहने का अभिप्राय ये है कि मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट में लगता होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का तरीका, बताने समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए साइड में एक घंटा होता है, उसको दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके साथ नमस्कार।